एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूँ मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो अग्निवीर रिक्रूटमेंट की तरफ से निकलकर सामने आ रही है और ये घटना वेस्ट बंगाल की है। और ये जो मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ ये इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर्स रिक्रूटिंग जोन कोलकाता की तरफ से खबर है। उनके ऑफिशियल्स का कहना है कि जो कोलकाता की गवर्नमेंट है वो अग्निवीर रिक्रूटमेंट में प्रतिभाग नहीं कर रही है या सपोर्ट नहीं कर रही है। असल में इंडियन आर्मी का ये लक्ष्य होता है कि भारत के हर कोने से रिक्रूटमेंट पे लोग आए, एस्पिरेंट्स आए और सिलेक्शन लें ताकि भारत के हर कोने के लोग इंडियन आर्मी में पहुंचे। इसी के तहत जो वेस्ट बंगाल से रिक्रूटमेंट होनी थी, अग्निवीर की रिक्रूटमेंट होनी थी, उसमें जो भी रैली होती है, जो भी जिसको कहते हैं कि भर्ती देखना या जो अग्निवीर की रिक्रूटमेंट है, उसमें वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है वो मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए और फिजिकल के लिए जितनी भी सुरक्षा व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो देती है। जुलाई अगस्त में बैरकपुर और सिलीगुड़ी में ये जो फिजिकल और मेडिकल स्क्रीनिंग की परीक्षा होनी थी, ये वहाँ की जो होम अफेयर्स या गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल उनके सपोर्टिव ना होने की वजह से नहीं हो पाई। वहाँ के विद्यार्थी जो कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिए थे, उनके फिजिकल और मेडिकल स्क्रीनिंग होनी थी, तो वेस्ट बंगाल में ये नहीं हो पा रही। इसके अलावा सितंबर और नवंबर में कोलकाता और मुर्शिदाबाद में ये चीज़ होनी थी, जिसके लिए भी वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है वो उत्सुक नहीं दिखाई दे रही है, ना ही कोई सपोर्ट कर रही है। इसलिए हो सकता है कि 2024 में जो अग्निवीर की परीक्षा हो या अग्निवीर की जो भर्ती हो, उसमें हमें देखेंगे कि वेस्ट बंगाल से कैंडिडेट नहीं पहुंचेंगे या ऐसे कैंडिडेट जो कि वेस्ट बंगाल के हैं वो इंडियन आर्मी में नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये एक बहुत ही बुरी स्थिति है वेस्ट बंगाल की कि आर्मी की जो भर्ती है, जिसमें कि लोगों को रिक्रूटमेंट में नौकरी मिल रही है, स्टेट गवर्नमेंट की सपोर्टिव ना होने की वजह से वो लोग नौकरी से वंचित रह जाएंगे। हो सकता है ये जो रैली है वो आगे चल के अगर वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो वहाँ के लोगों की भर्ती हो, और जब तक वो सपोर्ट नहीं करेगी तब तक कोई भी भर्ती नहीं होने वाली। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली खबर की, जो कि चीन की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। असल में एक सैटेलाइट इमेजेस निकल कर आई जो कि द वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये खबर को ब्रेक किया गया है और सैटेलाइट इमेज दिखाई गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये कहना है कि यूएस के हायर ऑफिशियल्स की तरफ से ये कहा गया है कि जो सैटेलाइट इमेजेस है वो चीन के एक शिपयार्ड की हैं, जहां पर चीन का एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन बन रहा था और ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन एकदम अपने अंतिम फेज में था लॉन्च होने के, और ये अब वहां पर डूब चुका है, पानी के अंदर डूब चुका है। ये जो खबर है जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में निकल कर आई है, उसमें ये कहना था कि पहले वुजैंग शिपयार्ड में ये जो सबमरीन बन रही थी उसके चारों ओर 3-4 हमें क्रेन दिखाई दे रही थी जो कि उस सबमरीन को स्टेबल रखने के लिए लगाई गई थी। इसके कुछ दिन बाद ये सारी क्रेनें वहां से हट गई और यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं दिख रही है और डूबी हुई सबमरीन दिखाई दे रही है। इससे कंक्लूजन निकाला जाता है और यूएस ऑफिशियल्स का ये कहना है कि ये कंक्लूजन काफ़ी सटीक है कि उनकी ये जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन बनाई जा रही थी जो कि जुहाव क्लास की थी वो डूब चुकी है। ये नहीं पता चला है कि इसमें न्यूक्लियर जो ईंधन था वो था कि नहीं था। अगर इसमें न्यूक्लियर ईंधन था और ये लॉन्च के करीब थी तो इसके डूबने से वहाँ पर जो रेडिएशन है वो ज़रूर फैला होगा, लोगों की मृत्यु ज़रूर हुई होगी। ये भी क्लियर नहीं है कि चीन ने यहाँ के पानी के सैंपलिंग के लिए कुछ किया भी है, नहीं किया है। चीन की तरफ से वृहद तौर पे इसको दबाया ही जा रहा है। जब यूएस में चीन के राजदूत से पूछा गया इस घटना के बारे में, उनका कहना था इसके बारे में उनको कोई भी चीज़ पता नहीं है। ये घटना इसी साल के मई जून के समय की बताई जा रही है और खबर अभी निकलकर सामने आई है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं JF-17 की ब्लॉक 3 की। हम जानते हैं कि JF-17 काफ़ी देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, भले ही 2-4 की संख्या में इस्तेमाल किया जा रहा है, पर एटलीस्ट उनके पास एक्सपोर्ट कस्टमर है और वो भी चीन की कृपा से, क्योंकि चीन की तरफ से जो छोटे छोटे देश हैं जिनको कि डिफेंस इक्विपमेंट की आवश्यकता है, उनको कर्ज पर, लोन पर वो आसानी से अपने एयरक्राफ्ट या अपने डिफेंस इक्विपमेंट दे देते हैं, जिसमें पाकिस्तानी काफ़ी खुश होते हैं। अब अजरबैजान को JF-17 डिलीवर हो चुके हैं और उनके प्रेसिडेंट के द्वारा जब दौरा किया गया तब इसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। इसके अलावा एक और खबर आ रही है सोशल मीडिया में ये कि तुर्कमेनिस्तान के द्वारा भी JF-17 पे इंटरेस्ट जताया गया है और उसको वो खरीद सकते हैं। तुर्कमेनिस्तान ये पहली बार नहीं है कि JF-17 के लिए इंटरेस्ट जता रहा हो। 2016 से ही ये निकल कर आ रहा है कि तुर्कमेनिस्तान खरीदेगा पर आज तक खरीदा नहीं है।
हो सकता है 3-4 की संख्या में वो भी खरीद ले। अभी अजरबैजान कहा जा रहा है कि 4 की संख्या में इसको इंडक्ट किया है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू की। असल में 79वीं यूएन जनरल असेंबली को उन्होंने संबोधित किया और जो उनसे कुछ क्वेश्चन किए गए थे उनका जवाब दिया। कई क्वेश्चंस में एक ये क्वेश्चन ये भी था कि जो इंडिया आउट का एजेंडा उनके द्वारा चलाया जा रहा है उसके बारे में वो कुछ कहें। तो इनका ये कहना था कि भाई हमारे द्वारा कोई भी इंडिया आउट या किसी भी पर्टिकुलर देश के लिए आउट जैसी चीज़ों का बारे में कोई भी एजेंडा नहीं चलाया गया था और वो किसी एक देश के खिलाफ नहीं है। वो ये कह रहे थे फिर कि उनका देश कई देशों की मिलिट्री का एक गढ़ बन चुका था, इसलिए वो धीरे धीरे इन मिलिट्री के लोगों को हटाना चाहते थे और उनका इंडिया आउट जैसा कोई भी एजेंडा था नहीं। हम जानते हैं कि मोइजू अभी बहुत सीरियस प्रॉब्लम में है और ये जो मालदीव है ये भी बहुत सीरियस प्रॉब्लम में है क्योंकि इनके वहाँ पैसों की हो गई कमी और जो इनको कर्ज दिया गया वो कर्ज चुकाने में ये कामयाब हो नहीं रहे हैं। भारत की तरफ देख रहे हैं। रिसेंटली भारत की काफी यात्रा भी इनके ऑफिशियल्स की हुई। मोइजू का ये भी कहना था कि वो भारत की कोई भी खिलाफ नहीं है और भारत के खिलाफ जितने भी लोग बोलते हैं, डेरोगेटिव कमेंट करते हैं, उनको वो अपने सरकार से हटा देते हैं। उनका ये मानना है कि लीडर ही क्या किसी भी व्यक्ति की कोई इज्जत होती है और उसके खिलाफ अगर कोई कुछ कहे तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने अपने नेताओं को भी पनिशमेंट किया है। कुल मिला के पैसों के अभाव में अब वो भारत की तरफ देख रहे हैं और भारत के खिलाफ अभी मोइजू के मुंह से कोई भी शब्द फूट नहीं रहे। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं अग्नि 4 मार्क 2 की। इससे पहले हम लोगों ने अग्नि 5 मार्क 2 के बारे में सुना था और डीआरडीओ की तरफ से इसका सफल परीक्षण किया गया था। ये जो मार्क 2 की सीरीज है ये पुराने बैलिस्टिक मिसाइल का उन्नत ही रूप है। जैसे कि अगर अग्नि 5 मार्क 2 की बात की जाए तो ये अग्नि 5 का एक उन्नत रूप है जिसमें कि इसके वजन को कम किया गया है और इससे इसकी मारक क्षमता बढ़ गई है। कंपोजिट मटेरियल का इसमें इस्तेमाल किया गया है, साथ ही साथ इसमें गाइडेंस में भी सुधार किया गया है। इसी तरह अग्नि 4 के लिए प्रयास अब किया जा रहा है और हो सकता है कि आगे इसका जो ट्रायल है वो भी हो जाए। अग्नि 4 मार्क 2 के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि इसका जो वजन है वो पहले 1.7 टन का था, वो कम करके अब 1.4 टन का कर दिया जाएगा। ये एक सिग्निफिकेंट वेट रिडक्शन है जिससे इस जो मिसाइल की है मारक क्षमता वो बढ़ जाएगी या अगर मारक क्षमता सेम रखी जाए तो ईंधन की कम खपत होगी। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है जो ये वेट रिडक्शन हो रहा है ये कंपोजिट मटेरियल के इस्तेमाल करने की वजह से हो रहा है जिससे कि इसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो बढ़ जा रहा है और मटेरियल कम खर्च हो रहा है जिससे कि जो इसका वेट है वो कम हो जा रहा है। इसलिए मार्क 2 सीरीज की हम लोग अब देखेंगे कि अग्नि के हर मिसाइल में चेंजेस आएंगे और उसके ट्रायल भी हमें लगातार होते हुए दिखाई देंगे। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं रशिया की। रशिया की तरफ से छुपे तौर पे चीन के अंदर एक ड्रोन डेवलप किया जा रहा है जिस ड्रोन को G3 ड्रोन नाम दिया गया है और रशिया की एक फर्म कुपोल के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। चीन की तरफ से इसका डिनायल किया गया है कि इस तरह की कोई भी उनको नॉलेज है नहीं। असल में IEMZ कुपोल एक अल्मास आंते जो कि रशियन कंपनी है उसकी सब्सिडरी है और इसके द्वारा गार्पिया 3 यानी कि G3 एक ड्रोन बनाया गया है जो कि चीन में बनाया जा रहा है और इसको पूरी तरह से वहीं डेवलप किया गया है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि रशिया पे कई तरह के बैन लगे हुए हैं, बहुत सी सामग्री रशिया पहुंच नहीं सकती है, इसलिए दूसरे देशों द्वारा स्मगल करके इन चीज़ों को रशिया पहुंचाना काफ़ी घातक और काफ़ी दिक्कत वाला काम है। इसीलिए अगर ये जो ड्रोन्स हैं या डिफेंस के इक्विपमेंट है ये दूसरे देश में बनाए जाए तो ये सारी टेंशन से मुक्त हो जाएगा आदमी और सीधे सीधे डिफेंस इक्विपमेंट पहुंचाने पड़ेंगे। इसीलिए कुपोल जो कि अल्मास आंते की ही एक सब्सिडरी है रशिया के द्वारा वहां बनाई गई, ड्रोन्स डेवलप किए गए और अब ये कहा जा रहा है कि चीन के अंदर इसका मास प्रोडक्शन करके रशिया भेजा जाएगा और रशिया के द्वारा इसको यूक्रेन में इस्तेमाल किया जाएगा। अभी तक हम लोगों ने ये देखा था कि चीन की तरफ से डुअल पर्पस सामान या सिविलियन और आर्मी दोनों में इस्तेमाल होने वाले सामान रशिया तक पहुंचाए जा रहे थे जिससे कि चीन पर कोई भी आंच ना आए या चीन को इस युद्ध में शामिल होने का कोई भी आरोप ना लगाए। अब डायरेक्टली हम लोग देखेंगे कि डिफेंस इक्विपमेंट या मिलिट्री इक्विपमेंट या ड्रोन या आप कह सकते हैं कि सुसाइडल ड्रोन, वेपनाइज्ड ड्रोन चीन की तरफ से रशिया पहुंचाए जाएंगे। हालांकि चीन ने जो मैं बताया आपको कि डिनाई किया है कि इस तरह की कोई भी उनको जानकारी नहीं है। G3 का कहा जाता है कि 2000 किलोमीटर तक जो ट्रैवल कर सकता है, 50 किलो का पेलोड ले जा सकता है और इस तरह से हम देखते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये एक अच्छा वेपन बन जाता है अटैक करने के लिए या बम गिराने के लिए। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या भारत को भी रशिया की इस तरह की चीज़ों को ज्वाइन करना चाहिए और भारत के अंदर कुछ टेक्नोलॉजी इसी माध्यम से बन जाए? क्या भारत को ऐसा सोचना चाहिए?
क्या इसके लिए प्रयास करना चाहिए, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा thumbs जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।